वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सर्दी से बचे हुए हैं? ख्याल रख रहे हैं आप अपना? सर्दी से अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो 3 क्लास का है, उर्दू का लेक्चर। आज हम इसमें 2 सबक जो हैं वो पढ़ेंगे। पहले हम सबक नंबर 17, क्योंकि इसमें बुलंद ख्वानी तो नहीं है सबक नंबर 17 की, सिर्फ तस्वीर कहानी है। ये सबक नंबर 17 है, ये तस्वीर कहानी हम आज सबक पढ़ेंगे। उर्दू की बुक्स ओपन कर लीजिए, पेंसिल्स अपने हैंड में पकड़ लीजिए। पेज नंबर 108 सफ़ा 108 खोलें। इसमें आप कुछ तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर एक घोंसला है, उसमें अंडे हैं और एक सांप आकर वो अंडे जो है वो कर रहा है खराब, अंडे उसका खा रहा है वो, ठीक है। और साथ में भी हम देख सकते हैं ये कुछ लोग हैं, यहाँ पर ये लोग सांप को मार रहे हैं और यहाँ पर ये लोमड़ी के पास जो है ये गए हैं परिंदे, ठीक है। अब कौवा है, ये लोमड़ी के पास गया है मशवरा लेने के लिए। अब हमने आपकी बुक में ना इसकी तस्वीर आगे पीछे है, कहानी भी पूरी लिखी हुई है और इन तस्वीर को उन्होंने आगे पीछे किया हुआ है बुक में। अब हमने एक तो इन तस्वीर को नंबर्स के साथ तरतीब के साथ करना है, इसकी इबारत और साथ में इसकी तस्वीर, इसकी हमने तरतीब देनी है कि पहले कहानी में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था और उसके आखिर में क्या हुआ था। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। आप साथ साथ ही कर लें अपनी पेंसिल से, बुक पर आपने नंबरिंग देनी है इसकी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो आपके पेज नंबर 108 पे तस्वीर है उसमें लिखा हुआ है कि किसी जंगल में एक दरख्त पर कौवों का जोड़ा रहता था। इस दरख्त की जड़ में एक सांप का घर भी था। सांप हर बार कौवे के अंडे खा जाता था। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि ये कहानी का शुरू है, स्टार्ट है, इब्तदा कहानी की। इसी तरह से होती है ना कि किसी जंगल में एक कौवा रहता था, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, इसी तरह से कहानी का जो है इब्तिदा हुआ करती है। तो इसको हम इसी पेज पे हम यहाँ पर इस तस्वीर के साथ कहानी का जो ये तस्वीर है इस पर हम 1 नंबर देंगे। इस पर ये पहला है हिस्सा कहानी का। अब हम दूसरे सफ़े पर सफ़ा नंबर 109 पेज पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सांप को मार रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि वो लोग हाथों में डंडे लेकर सांप को मारने के लिए जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में हम देखते हैं बुक पर आप इस तरह देख सकते हैं, पहली तस्वीर में मार रहे हैं, दूसरी में मारने जा रहे हैं और तीसरी में जो है ये कौवे लोमड़ी के पास मशवरा करने के लिए आते हैं कि हम क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि सांप जो है वो हमारे अंडे ना खाए। तो वो लोमड़ी उनको एक तरकीब बताती है। तो फिर सबसे पहले तो सांप जो है वो अंडे खाता है, मसला पहले आया है, फिर उसके बाद उन्होंने उसका हल निकालने के लिए वो लोमड़ी के पास गए हैं। तो यहाँ पर जो कौवे लोमड़ी के पास जा रहे हैं, यहाँ हम कहानी का दूसरा हिस्सा है ये, यहाँ पर हम नंबर 2 लिख लेंगे। आप अपने पेज के ऊपर यहाँ पर नंबर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद जब कौवों ने मशवरा ले लिया लोमड़ी से, तो वो क्या किया, उन्होंने तरकीब के मुताबिक कौवा बादशाह के महल से एक कीमती हार उठा लाया। अब लोमड़ी ने मशवरा दिया था कौवों को कि आप एक कीमती हार बादशाह के महल से उठा लाएं, ताकि उनको देखकर वो जो लोग हैं, वो जो दरबारी हैं, दरबारी का मतलब होता है बादशाह के दरबार में जो लोग वहां पर होते हैं बादशाह की देखभाल के और कामों की देखभाल के लिए, तो वो लोग आपके पीछे खुद ब खुद हार लेने के लिए जरूर आएंगे। तो ये देखकर दरबारी जो है वो हार के पीछे दौड़ पड़े। ये कौवा हार उठा के ला रहा है और हार के पीछे दौड़े। तो ये इसका तीसरा हिस्सा है कहानी का। उसके बाद आखिर में कौवे ने हार ले जाकर सांप के बिल में फेंक दिया। दरबारियों ने हार उठाते हुए सांप देखा तो लाठियों से मार मार कर उसे खत्म कर दिया। यूं कौवों को जालिम सांप से छुटकारा मिल गया। अब आखिर इसका ये था कि जालिम सांप से कौवे को छुटकारा मिल गया। और ये है कहानी का हिस्सा नंबर 4। ठीक हो गया। अब आप इस तरह से नंबरिंग अपनी पेज पर दे सकते हैं।
और आपके आगे भी एक कहानी है, ये आप देख सकते हैं, सफ़ा नंबर आगे करें मशक के आखिर में 111 पर तस्वीर है। ये यहाँ पर एक कुत्ता है, उसे हड्डी मिली है, वो उसे लेकर भाग जाता है, वो पुल के ऊपर से गुजर रहा होता है हड्डी लेकर। जब वो देखता है कि पुल के नीचे उसका साया बन रहा है पानी पर, तो वो देखता है कि उसे लगता है कि एक कुत्ता और है जिसके मुंह में हड्डी है। उसको लालच हो जाती है, उस लालच में आकर वो मुंह खोलता है कि मैं उस कुत्ते की हड्डी भी हासिल कर लूं, लेकिन उसकी अपनी हड्डी गिर जाती है। आपने इसके मुतालिक अपनी कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में लिख लें, नीट में लिख लें, एक कहानी लिख लिए जिसका आपने नतीजा भी लिखना है। ठीक हो गया? तो अब आप ये जो कहानियां हैं इनसे हम कुछ ना कुछ सबक जरूर हासिल करते हैं। तो आपने देखा कि ये देखें, सांप जो है ये आपकी कहानी में इसको तंग कर रहा है, और फिर जाहिर है हर बुरे काम का अंजाम जो है वो बुरा होता है। हमें इस कहानी से ये सबक हासिल होता है। जब हम कहानी पढ़ते हैं किताबों में भी, या हम कहानियों वाली किताबें खरीदते हैं उसमें भी हम कहानियां पढ़ते हैं, तो हर कहानी के आखिर में एक इखलाकी सबक हमें मिलता है, और उससे हमें वाकई जो सबक है वो उससे हमें फ़ायदा लेना चाहिए, और वो ज़िंदगी में हमारे ये जो है हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है? इस कहानी में हमें कहानी बनाने की और कहानी की नंबरिंग देने की जो है, तरतीब देने की जो तकनीक है उसका पता चलता है। इसके बाद इसकी तफहीम है, सवालात के जवाबात हैं, वो आप अपनी कॉपी पर जो है वो हल कर लीजिएगा। और अहम अल्फाज इसके नहीं है क्योंकि इसमें बुलंद ख़्वानी नहीं है। अगर बुलंद ख़्वानी होती तो इसके अहम अल्फाज भी होते। अब इसके आपने ये जो दरख्त की जड़ में कौन रहता था, सांप कौवों पर क्या जुल्म करता था, ये आपने अपनी कहानी कॉपी पर इसके सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। उसके बाद है इन अल्फाज पर एराब लगाइए। ये देखिए एराब अब आप 1 2 में भी लगाए, 1 में भी लगाए, 2 में भी लगाए, 3 में भी, तो फर्स्ट टर्म में, सेकंड में। अब आप यहाँ पर एराब खुद लगाएंगे। ठीक है? इसको बुक पे ही आपने ये एराब जो है ये लगाने हैं। खुश का, ख्वाब का, ख्वाहिश का। आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में भी बताया है कि एराब किस तरह लगाते हैं, क्लासेस में भी आपको पता है कि आवाज़ देखते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है, ऊ की आ रही है, अ की आ रही है, या ई की आ रही है। जो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, नूरानी कायदा पढ़ चुके हैं, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि ज़बर, ज़ेर और पेश कहाँ पर आनी है। अगली जो सरगर्मी है वो है तलफ़्फ़ुज़ की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये देखिए ये हमने अब वाव का है, तो इसमें क्या है, बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये अक्सर खे के बाद आता है, इसे वाव मादुल्ला कहते हैं। इस तरह के बहुत अल्फाज हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, जैसे ख्वाहिश। अब ख्वाहिश नहीं बोलते हम, ख्वाहिश बोलते हैं इसको। खे अलिफ खा की आवाज़ आती है इसमें, इसलिए वाव जो है इसमें साकिन ही है कि इसमें हमने इसको बोलना नहीं है। इसी तरह से खुश, खे पेशिन खुश भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसमें खे आता है। इसको वाव मादुल्ला कहते हैं, जिसमें इसकी आवाज़ नहीं निकाली जाती वाव की। और इसी तरह से ख्वाब, इसी तरह से और, अलिफ बौरे और। ठीक है? तो जिस तरह वर्क है, अब वर्क में तो वाव की आवाज़ निकलती है ना, तो वो ये नहीं है, वाव मादुल्ला नहीं है। वो वाव मादुल्ला वो होते हैं जिसमें इसकी आवाज़ नहीं निकलती। ये लफ्ज़ जो हैं ये आपकी कॉपी पर, बुक पर दिए गए हैं, दस्तरखान, तनख्वाह, ख्वाहिश, ख्वाब, खुश, तो ये वाव मादुल्ला अल्फाज हैं जी। अब नेक्स्ट पेज है, दर्जे जुमलों में से कलमा के नीचे लकीर और मुहम्मल के गिर्द दायरा लगाएं। अब ये देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि कलमा किसे कहते हैं और मुहम्मल किसे कहते हैं। कलमा वो उस ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो, कलमा कहलाता है। जैसे पानी वानी, किताब विताब। अब पानी का तो मतलब है, पानी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? इसी तरह से चाय वाय, चाय का तो मतलब है कि वो चाय होती है, लेकिन वाय का कोई मतलब नहीं है। अब जिस लफ्ज़ का कोई मतलब होता है वो होता है कलमा, और जिस लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं होता वो होता है महमल। अब इसमें पानी वानी में क्या है, वानी जो है वो महमल है, वाय, चाय वाय में वाय महमल है, और काम वाम में वाम महमल है। ठीक हो गया? इसी तरह से आपने इस अपनी बुक पे देखना है और
यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पानी वानी मुयस्सर नहीं है। अब क्या करना है, कलमा के नीचे तो लकीर लगा देनी है, यानी पानी के नीचे लाइन लगानी है और वानी को दायरा करना है। आप देख सकते हैं इस तरह, ये है पानी और ये है वानी। अब ये पानी जो है ये क्या है, ये है कलमा, यहाँ पर हम लकीर लगाएंगे, और वानी जो है वो मुहम्मल है तो हम यहाँ पर दायरा लगाएंगे। इसी तरह से आपने अपनी किताब पर इसको हल करना है। 5 फिक्रात दिए गए हैं, ये आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ये बस आज इतना ही आपका ये वाला जो सबक था, क्योंकि इसमें रीडिंग नहीं थी, इसमें सिर्फ मशक थी। ये आपने बुक का काम बुक पर और कॉपी का काम कॉपी पर करना है। अब आप अपना सबक नंबर 18 जो है वो खोलिए। सबक नंबर 18 हिकायाते सादी। सबक नंबर 18 हकायाती सादी। ये जो है ये हकायाती सादी किसने लिखी हैं? हकायात जो है वो किताबें हैं दो शेख सादी की, उन्होंने उसमें हकायात लिखी हैं। अब सादी कौन थे? ये थे शेख शिराज सादी। इनको क्या कहा जाता है? सादी शिराजी भी कहा जाता है इनको। शेख सादी अलैहिस्सलाम जो थे वो फारसी ज़ुबान के नामवर मुसन्निफ थे, यानी कि लिखते थे वो। 1210 में वो ईरान के एक शहर शिराज में पैदा हुए और उनको इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था, और उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया, यानी मुख्तलिफ मुल्कों में वो गए और अपने मुशाहिदात को 2 किताबों गुलिस्तान और बोस्तान में तहरीर किया। इनकी 2 मशहूर किताबें हैं, गुलिस्तान और बोस्तान। इनकी हर हकायत एक अखलाकी सबक रखती है। इन हकायात को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, इसलिए इनका तर्जुमा तकरीबन दुनिया की तमाम मशहूर ज़ुबानों में हो चुका है। और फ़ारसी ज़ुबान में आपको पता है उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा भी किया हुआ है फ़ारसी ज़ुबान में। और उन्होंने 1400 बार जो है वो 14 बार जो हज है वो किया, और वो भी पैदल किया। आपको पता है उस ज़माने में जो है इतना दूर जाना होता था और घोड़ों और ऊँट हुआ करते थे, तो उस पर सवारी होती थी। अब आजकल तो एरोप्लेन होते हैं और थोड़ी सी देर में इंसान पहुंच जाता है, अब तो सफ़र मुश्किल ही नहीं है। शेख सादी ने 1291 में वफात पाई और शिराज में उनको दफन किया गया। अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो हिकायात हैं वो आप अपनी बुक में देखें, पेज नंबर 113 सफ़ा 113 पर। सबसे पहले जो हिकायत है वो है इल्म और दौलत। अब इल्म और दौलत में हम देख सकते हैं कि इसमें 2 भाई रहते थे। ये आपने खुद पढ़ना है, इनको खुद देखना है कि इसमें क्या है। एक को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, दूसरा माल जमा करने का शौकीन था। इल्म का शौक रखने वाला आलिम बन गया और माल की मोहब्बत रखने वाला शाही खजानची बन गया। जो इंसान, इसका मतलब है जो इंसान शौक रखता है उसको वही मिलता है। एक दिन दौलतमंद भाई ने अपने आलिम भाई को हकारत से देखते हुए कहा, यानी नफरत से देखा उसने, हम तो खजाने के मालिक बन गए और तुम मुफलिस ही रहे, यानी कि हमें तो, अब उसको माल चाहिए था, उसे माल मिल गया, तो उसने कहा मैं तो माल का मालिक बन गया और तुम गरीब ही रह गए। मुफलिस का मतलब होता है गरीब। आलिम ने जवाब दिया, भाईजान मैं तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे पैगम्बरों की मिरास अता की है, और लेकिन आप फ़िरौन की मिरास पर फ़ख्र कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात जवाब दिया उसने कि पैगम्बरों की मिरास क्या है। आपको पता है ना, हमारे सबसे पहले जो मुअल्लिम है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद जितने भी अंबिया आए, उससे पहले जितने भी अंबिया आए वो तो थे ही, उनसे तो हमने लिया ही सबक, वो भी जाहिर है उस्ताद ही थे, उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, दीन की तालीम दी। लेकिन हमारे सबसे जो बड़े और कामिल मुअल्लिम थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद सहाबा इकराम। तो ये जो तालीम है ना, इल्म है, ये वहाँ से चला आ रहा है। तो ये अंबिया की मिरास है, अंबिया की तरफ से अता की हुई चीज़ है। तो कितनी खुशी की बात है जिस शख्स को अंबिया की तरफ से अता की हुई चीज़ मिल जाए। और वो जो है वो फ़िरौन, वो तो शैतान था, तो उसने शैतान की विरासत को हासिल किया। इसका मतलब हम ये इससे सबक सीख सकते हैं कि हम जो चाहे हम अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, हमें वही मिलता है। हमें जिस चीज़ की हम कोशिश करते हैं ना, हमें वही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छाई के लिए काम करना चाहिए, बुराई के नहीं। अच्छाई को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे हम अच्छा ही बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगला आप सोना चांदी है, फिर हसद और चुगली है, एहसान का बदला है, ये सारे आप जो हैं ये आप इसकी आपने रीडिंग करनी है। और
हर हकायत में हमें एक सबक मिलता है, हर हकायत में हमें अलग सबक मिलता है। तो उनकी हकायत को पढ़ के मज़ा भी बहुत आता है, और एक पढ़ते हैं तो दिल चाहता है कि आगे पढ़ते जाएं। और ये आपकी बुक में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, तो हर बुक में तकरीबन है ये शेख सादिक शिराजी का जो ये हकायात हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स अलग भी मिलती हैं कहानियों की सूरत में, जो छोटी छोटी किताबें होती हैं मार्केट में किताबों की दुकान से मिल जाती हैं, उससे भी हम ले सकते हैं। वहाँ भी स्पेशल बुक्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं। हम उससे और ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम वो बुक्स खरीद कर पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक्स को पढ़ना तो एक बहुत ही अच्छी आदत है। जब आपका कोई दोस्त नहीं होता तो आपका दोस्त का कौन होता है? आपकी किताब होती है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखें, ये आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब हम इसकी अहम अल्फाज की तरफ आते हैं। ये आपकी बुक में जो चंद अहम अल्फाज दिए गए हैं, पहला है मुशाहिदात, फिर है खजानची, मेरास, मफहूम, काबिलियत। ये 5 अल्फाज हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और फिर इसको कॉपी पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है राइटिंग करने की भी कोशिश किया करें, वक्त ज़ाया मत किया करें। उसके बाद अल्फाज मायनी है, ये आपकी किताब में है, इसको आप याद कीजिएगा यहीं से। उसके बाद सवालात के जवाबात हैं जो आपने कॉपी पर हल करने हैं। तो मैं आपको अपने तकरीबन पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर काउंट ऑफिस से आप 8 o'clock से 2 o'clock तक अपने नोट्स जो हैं, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं रिसीव किए, वो तमाम सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो रिसीव कर लें ताकि आप अपना काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। 116 दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। सबसे पहला है शेख सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए? कौन से ऑप्शन दिए उन्होंने? इराक में, ईरान में, शाम में या यमन में। तो आपने क्या राइट करना है इसमें? ईरान में। बे को आपने सर्कल कर देना है। इसी तरह से बाकी जब आप पढ़ेंगे ना पूरा सबक तो आपको ये करना आसान होगा, फिर ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज है 117। इसमें क्या है? इसमें 2 लफ्ज हैं के और के। ठीक है, पहला ये वाला के और दूसरा ये वाला के। अब हमने इसका क्या देखना है? इसमें फर्क देखना है क्या होता है। अब जो ये वाला के है, ये के है 2 इसमों के ताल्लुक को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस के को एक नाम, इसम क्या होता है? नाम होता है। एक नाम को दूसरे नाम से मिलाना। एक नाम को जब दूसरे नाम से मिलाएं तो उसको मिलाने के लिए फिर हम के इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली के मोजे नीले हैं। ठीक है, अली भी नाम है, मोजे भी नाम है। अली लड़के का नाम है और मोजे चीज का नाम है। तो इन दोनों का जब हमने मिलाया तो हमने ये बड़ी ये वाला के इस्तेमाल किया। बिलाल के बस्ते में 4 किताबें हैं। अब बिलाल भी नाम है और बस्ते भी नाम है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए ये वाला के इस्तेमाल हुआ। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो के है काफ है, तो ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? कि 2 जुमलों के ताल्लुक को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था 2 इसमों के ताल्लुक को, 2 नामों के ताल्लुक को। ये है 2 जुमलों के ताल्लुक को, यानी 2 फिक्रात को आपस में जब मिलाते हैं तो हम ये वाला के इस्तेमाल करते हैं। वो स्कूल से घर पहुंचा ही था कि बारिश हो गई। यानी कि एक जुमला जो है वो स्कूल से घर पहुंचा ही था। अगर हम सिर्फ इतना लिखें तो आगे हमें कुछ और, हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये खाली है, इसमें कुछ आगे होना चाहिए। वो स्कूल से घर पहुंचा ही था, आगे हमें पता ही नहीं कि क्या बात है, क्यों पहुंचा ही था, फिर आगे क्या हुआ। हमें जानने का तजस्सुस होता है कि आगे क्या हुआ। तो आगे फिर हमने ये वाला के लगाकर बात करनी है कि बारिश शुरू हो गई। उसके बाद है हम बस में चढ़े थे कि बस का टायर फट गया। जब हमने यहाँ तक पढ़ा हम बस में चढ़े थे, तो अगर हम आगे नहीं पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अधूरा फिक्रा पढ़ा है। हमें होगा कि हम जल्दी से आगे पढ़ें, चढ़े थे तो क्या हुआ था। तो आगे फिर के लगाकर, काफ है वाला के लगाकर बस का टायर फट गया। ये है के और के का
फर्क, काफ बड़िए के और काफे के का फर्क। अब आपका यहाँ पर जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, खाली जगह है, वो इसी के और के मुतालिक है। सबसे पहला है चिड़िया डैश घोंसले में अंडे थे। अब चिड़िया कौन सा के आएगा, यहाँ पर बड़िए वाला के आएगा, चिड़िया के घोंसले में अंडे थे। अब आपने ये आगे फिल करना है इसको। एक और मैं आपको बता देती हूँ, वो कमरा जमात से निकला ही था कि उस्ताद ने आवाज दी। अब ये दो जुमले हो गए, कमरा जमात से निकला ही था और उस्ताद ने आवाज दी। इन दोनों को मिलाने के लिए हमें काफे के लिखना है। ठीक हो गया। ये आप पेंसिल से अपना यहाँ पर बुक पर ही आपने इसको सॉल्व करना है, कॉपी पे नहीं करना। अगला जो आपका वो पेज है, सफ़ा है, वो है एराब लगाना। एराब पिछले सबक में भी थे आपके, तस्वीर कहानी में, इसमें भी हैं। यहाँ मैं आपको थोड़े से फिर भी बता देती हूँ, लेकिन एराब लगाना बाप के लिए तो आम सी बात हो गई, क्योंकि आप लगाते रहते हैं पहले भी। फिर भी ये देखिए लगे हुए हैं। शलजम, शीन जबर लम शल, जीम जबर मीम जम, शलजम। हम बोलते भी इसको शलजम है, शिलजम नहीं बोलते, शुलजम नहीं बोलते, तो क्या है ये शलजम। और ये है मशहूर, मीन जबर शीन मश, हे पेश वहू मशहूर। तारीफ, ते जबर आइन तार, रे जेर यरी, तारीफ। शलजम, मशहूर और तारीफ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एराब लगे हैं। आप पहले लफ्ज को सही से बोला करें लफ्ज को, और उसके बाद फिर देखा करें कि कहाँ पर जेर जबर पेश लगेगी और फिर लगाना होता है। और ये आपने बुक पे ही इसको हल करना है। फिर हमारा जो है जुबानदानी का की सरगर्मी आ गई है। जैसे जुमलों में मुनासिब रमूज़े औकाफ लगाएं। रमूज़े औकाफ क्या कहते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर हम खत्मा देखें तो खत्मा किसे कहते हैं, खत्मा का मतलब ही खत्म हो जाना है। तो हम जब फिक्रा एक लिख लेते हैं तो उसके जब बात खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं लाइन छोटी सी फिक्रे के आखिर में, इसे कहते हैं खत्मा। ठीक है। अगर हम कोई सवाल पूछें कि तुम कौन सी जमात में पढ़ते हो, तो ये बात खत्म नहीं हुई, इसका भी जवाब बाकी है, तो उसके लिए उस पर हम खत्मा नहीं लगाते। खत्मा हम तब लगाते हैं जब सादा फिक्रा होता है और वो बात जो है खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आता है सक्ता। सक्ता ये आप कुरान पाक पढ़ते हैं, वहां पर तो बाकायदा लिखा हुआ होता है सक्ता। उसमें भी हम इतना रुकते हैं कि हमारा सांस नहीं टूटने पाए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम उर्दू में इसको पढ़ते हैं, जब हम एक चीज लिखते हैं, दो चीजें लिखें तो हम उसमें और लगाते हैं, जैसे चाय और अंडा। लेकिन अगर हमने ज्यादा लिखना हो, जैसे चाय, अंडा और ब्रेड, तो फिर हम आखिर में और लगाएंगे और चाय और अंडा के दरमियान में हम ये सक्ता लगाएंगे। ठीक है। आपकी बुक में भी आपके सामने है, जहां खत्मा सक्ता सवालिया लिखा है, वहां पर भी ये सक्ते का निशान लगा हुआ है। ये दो तीन चीजों को जब हमने इकट्ठा बताना होता है तो उसके बीच में हम ये सक्ता लगाते हैं। और फिर उसके बाद हम जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो सवालिया फिक्रा आता है, तो उसके आखिर में हम फिर ये सवालिया निशान लगाते हैं। इंग्लिश में भी लगाते हैं, उर्दू में भी लगाते हैं, ये दोनों में इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो सवालिया निशान लगाते हैं, वो निशान ये है। आपकी बुक में है मेरा बल्ला टूट गया है, तो इसके आगे क्या आएगा, खत्मा आएगा। ये आम सादा फिक्र है। क्या तुमने खाना खा लिया था, ये है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। क्या आ गया इसमें, क्या तुमने खाना खा लिया था, उसने पूछा है क्या तुमने खाना खा लिया था, तो हम इसके आगे सवालिया निशान लगाएंगे। फिर है बाजार से दाल, सब्जी और अंडे ले आओ, तो दाल और नहीं लिखा आगे, दाल और सब्जी नहीं लिखा, दाल सब्जी लिखा है। तब दाल और सब्जी को थोड़ा सा मुख्तलिफ करने के लिए, अलग करने के लिए हमने सक्ता लगा देना है, और फिर अंडे ले आओ। इस तरह से आपने ये वाला जो अपना सरगर्मी है इसको मुकम्मल करना है। ये आपका सबक मुकम्मल हो गया। इसकी आपने अच्छी सी रीडिंग करनी है, और किताब का काम किताब पर, कॉपी का काम कॉपी पर करना है। और अब मैं आपको आपकी डायरी भी बता देती हूँ कि आपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए प्रिपेयर करने हैं 2 लेसन। सबक नंबर 17 की तो सिर्फ मश्क है, ठीक है, वो मश्क आपने हल करनी है कॉपी पर भी और किताब पर भी। उसके बाद सबक नंबर 18 की बुलंद ख्वानी करनी है,
और उसी की मशक किताब और कॉपी पर हल करनी है। ये 2 आपके सबक आज आपको करवाए हैं, इसलिए कि तस्वीर कहानी में आपकी रीडिंग नहीं थी, थोड़ा कम मवाद था, तो इसलिए आपके ये 2 लेसन हो गए हैं और ये आपने दोनों की अच्छी सी तैयारी करनी है और अच्छा वर्क आपने कॉपी पर करना है और मम्मा पापा को तंग नहीं करना पड़ते हुए, और ख़ुद ही कहना है कि हमने स्टडी करनी है और हमारा काम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर आप ट्यूशन पे जाते हैं तो वहाँ पर भी या घर पर भी जहाँ भी आप पढ़ते हैं अच्छा से पढ़ें, ताकि जब आप वापस आएँ तो आपकी अच्छी सी तैयारी पेपर्स के लिए हुई हो। ठीक हो गया? चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का, अपने मामा बाबा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।